हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। अच्छा, मैं एक आपसे दिल से क्षमा चाहूँगा कि हो सकता है हल्की हल्की आपको आवाज़ सुनाई दे क्योंकि पंखा चल रहा है रूम में, तो इसको करना इग्नोर। बाकी एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी, हर चीज़ का आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, जो 1 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्लो है किसका? गुड्स का, आइडियाज़ का, कमोडिटीज़ का, पीपल का, कैपिटल का, फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। या अपने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट। ठीक है, कुछ भी लिखो, कोई बात गलत है नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपली इतना होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ती है। जुड़ेगी कैसे? या तो वो गुड्स बेचेगी, या वो गुड्स खरीदेगी, या वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेगी, या क्या करेगी, वहाँ से लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट करेंगे, या कैपिटल का ट्रांसफर होगा। तो सिंपली इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को कब अडॉप्ट करा था? 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने अडॉप्ट करा था। आगे बात करें तो ग्लोबलाइजेशन अपने आप में कैसा कॉन्सेप्ट है? ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन किसी एक रीजन की वजह से नहीं हो रहा, इसके कई सारे रीजन है। यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये कई सारे मैनिफेस्टेशन पे काम करता है। यानी कि कुछ कंट्री हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का मेन जो उनका सोच हो वो ये होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जुड़ने के लिए कि हम गुड्स बेचें। हो सकता है दूसरी कंट्री के साथ वो पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा बनाना चाहती हो सकता है किसी कंट्री के साथ वो इसलिए भी जुड़ रही हो ताकि कल्चर एक्सचेंज हो सके। तो कई सारे अपने आप में रीजन होते हैं, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से 1 मार्कर का क्वेश्चन बना हुआ भी है कि ग्लोबलाइजेशन कैसा कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद रखना है ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है अपना कि कोजेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के। तो मैंने इसे यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में कर दिया कि व्हाट आर द कोजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या कारण है। तो भाई कोई एक कारण तो है नहीं ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस ना होती आज जो खास तौर से इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने से जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हर चीज़ का जो अपने इन्फॉर्मेशन भेजना लेना, ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। यानी कि इंटरनेट की वजह से अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या बना दिए, फास्टर एयरप्लेन्स बना दिए गए हैं, बड़े बड़े शिप्स ऐसे बन गए हैं, अच्छे रूट्स डेवलप हो गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि जिसने ग्लोबल ट्रेवल को आसान बना दिया है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि एयर ट्रेवल की इतनी ग्रोथ हो गई है जिसके कारण अब लोगों का जाना और गुड्स का आना जाना अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा आसान हो गया ना। और इंप्रूव टेक्नोलॉजी मैंने शुरुआत में ही बता दी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनी होती है जो एक कंट्री से में काम नहीं करती, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम करती है। तो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो काम कर रही है, तो सिंपल सी बात है वो क्या करती है, डिफरेंट इकोनॉमीज़ को जोड़ने का काम करती है, वहाँ पर काम कर रही है। ये एक बड़ा रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का बढ़ना, एक्सपेंड होना। पहले इतना नहीं था, पहले सिंपल सी बात है हर एक कंट्री अपनी जो कंपनी है उसको अपनी कंट्री में ही चलाता था, जिसको अपने बोलते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ये बेसिकली हालांकि कॉलोनियलाइजेशन के टाइम पीरियड में शुरू हो गया था, लेकिन बाद के टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि वो कंट्रीज़ डरने लग गई थी इस ग्लोबलाइजेशन से। उन कंट्रीज़ को इतनी परमिशन नहीं देती थी जो MNCs है, क्योंकि उनको पता था कि अगर बाहर की कोई कंपनी आके यहाँ पर ट्रेड कर रही है तो हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बंद करना पड़ जाए, क्योंकि वो उसकी कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगी, या हो सकता है वो कहीं हमारे मार्केट को कैप्चर ना कर लेना। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई और इसने तो ट्रेड को और ज़्यादा फास्ट कर दिया। इसके अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है ग्लोबलाइजेशन का होने का, वो है रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स। यानी कि जो ट्रेड के ऊपर लगने वाले टैक्सेस है वो कम कर दिए गए। और ये काम किसने किया? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक बना हुआ है जो पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। तो इसने क्या करा है, जो लगने वाले टैक्सेस है जिसको अपने टैरिफ बोलते हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स बेचती है तो सामने वाली कंट्री उसके ऊपर टैक्स लगाती है ताकि उसके गुड्स अपनी कंट्री में ना ज़्यादा से बिक पाए। यानी कि अपने वाली कंट्री में दूसरी कंट्री के गुड्स ना बिकें, क्योंकि अगर वो जल्दी से आसानी से बिकेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जो मैंने ऊपर बताया। तो ये अब कम कर दिए गए कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना है, हर एक कंट्री को इससे बेनिफिट होगा। तो WTO ने ये नेगोशिएट करवा के हर एक कंट्रीज़ को टैरिफ कम लगाने के लिए सजेस्ट करा है।
तो ये बात आपको याद रखनी है, ये 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज है, ये आप एज इट इज आंसर अपने लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के। अब यहाँ से वो टॉपिक चाहे ऐसे पूछे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या पूछे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। रिजल्ट, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसी एक ही होते हैं। अपनी बुक में कॉन्सिक्वेंसी वर्ड यूज हुआ तो ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कॉन्सिक्वेंसी 3 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक। अब तीनों में से या तो सीधा आ जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या क्वेश्चन डालेगा व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी। तो कोई भी एक कॉन्सिक्वेंसी पूछा जाए तो आप उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताना, चाहे 2 मार्कर का क्वेश्चन आए चाहे 4 मार्कर का क्वेश्चन आए। आप 4 मार्कर का आता है तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव मिनिमम आप बताओ, और एक आधा पॉइंट ज़्यादा भी बताना चाहो तो बता सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी की, जिसमें नेगेटिव की बात करते हैं कि पॉलिटिकल क्या रिजल्ट निकले हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से। तो नेगेटिव की बात करते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आने से एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो कहते हैं कम होती है। यानी कि गवर्नमेंट की अब जो एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी, टू डू व्हाट दे डू, यानी कि जो वो करना चाहे वो अब कहते खुल के नहीं कर पाते। ग्लोबलाइजेशन के आने से उसके ऊपर कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, क्योंकि MNC आती है अब ट्रेड करने के लिए, तो उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए गवर्नमेंट हर डिसीजन अपने भी आप पे नहीं ले सकती कहते। दूसरा, द ओल्ड वेलफेयर स्टेट है वो अब रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। और अब मार्केट फोर्सेस है वो प्राइम डोमिनेट फैक्टर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट चलाती है, यानी कि सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना सिटीजन्स को डिफरेंट चीज़ों पर, जब वो छूट देती है वो छूट कहते हैं आप विड्रॉ कर लेंगे। और अब कहते हैं जो मार्केट फोर्सेस है, यानी कि डिमांड और सप्लाई है किसी चीज़ की, वो ही मेन फैक्टर बन जाएगा, वो ही डोमिनेट करेगा। ये इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी है पॉलिटिकल, याद रखना, बड़े आसान पॉइंट है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, की हमेशा ये स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता है। द प्राइमेसी ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूज टू बी अनचैलेंज बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। कहते जो प्राइमेसी है यानी कि जो रोल है वो कहते अभी भी गवर्नमेंट का वही रहता है जो पहले था, यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिटी का रोल वो वही रहेगा। डिसीजन मेकिंग उसकी पावर रिड्यूस नहीं होती ग्लोबलाइजेशन से। यानी कि पहले नेगेटिव पॉइंट में तो ये कहना है कि रोल कम हो जाता है गवर्नमेंट का, डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें इरोजन आ जाता है। और यहाँ पे लिखना है कि वो अनचैलेंज रहती है, यानी कि उसी को रिवर्स करके लिख दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी का पॉजिटिव की बात करें तो वो ये है कि इससे स्टेट कैपेसिटी होता है उसको एक बूस्ट मिलता है। क्यों बूस्ट मिलता है? खास तौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, कहते हैं वो टेक्नोलॉजी मिलेगी उसको डेवलप्ड कंट्री से, और उन्हीं टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करके अपने सिटीजन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो क्या कर सकता है, अपनी कंट्री में GDP को बढ़ा भी सकता है, प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ये 2 आपको अच्छा लिखना है। इसके अलावा भी अगर आप पॉलिटिकल में लिखना चाहो तो एक ये भी लिख सकते हो कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो पॉजिटिव में ये बात लिख सकते हो कि उस कंट्री से रिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। जब कंट्री की एडवर्स कंडीशन होती है तो सामने वाली फिर हमारी हेल्प करेगी। तो ये बात आप लिख सकते हो पॉजिटिव में, ठीक है। और नेगेटिव में ये बात भी लिख सकते हो, अगर नेगेटिव में लिखना चाहो जो इस नोट्स में नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो जो कंट्री हमें टेक्नोलॉजी दे रही है या हमें गुड्स और कमोडिटी ज़्यादा सेल कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग पावर में इंटरफेयर करना शुरू कर सकती है। तो जो अपने एक तरह से बोल भी दिया था कि इससे स्टेट कैपेसिटी है वो इरोजन होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक ही मतलब है। चाहे अलग पॉइंट बनाना चाहो तो बना देना, एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाएगा, अदरवाइज नीड है नहीं। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की। तो वो है पॉजिटिव में बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या भाई, सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक फ्लो ज़्यादा होने लग गया कंट्री के बीच में। ओबियस सी बात है, यानी कि कमोडिटीज़ का सेल करना, परचेज करना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना और पीपल का आना जाना, ये ज़्यादा हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ इनहांस ट्रेड इन कमोडिटीज़ अमंग कंट्रीज़ के बीच में होने वाला जो ट्रेड है कमोडिटीज़ का, गुड्स का, वो बढ़ गया। और जो रिस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट के ऊपर और जो कैपिटल की मूवमेंट के ऊपर, वो रिड्यूस हो गई है जी, ठीक है। दिस हैज़ स्प्रेड इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। और क्या हुआ पॉजिटिव में? पॉजिटिव में ये भी अपने बता सकते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्विसेज हुई है वो बढ़ी हुई है। इसका और पॉजिटिव भी आप बना सकते हो कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो उसकी GDP राइज होने के चांसेस रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में आ रही है
तो हमें क्या मिलेगा, उस जिस कंट्री में वो आ रही है उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो जीडीपी राइज होगी। और अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स सेल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, तो भी उसकी इनकम बढ़ेगी, तो जीडीपी राइज होगी। तो जीडीपी राइज करने का ये एक सोर्स बनता है। या पॉजिटिव में एक ये भी लिख सकते हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ये दो पॉजिटिव में आप और बना सकते हो, कोई रट्टा नहीं मानना है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम आसान है। इस चैप्टर में आपके 4 मार्कर पक्के हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनो तो। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव वो होते हैं जो डाइवर्स कंडीशन या ऐसा मान लो कि कुछ एडवर्स इफेक्ट डालती है इकोनॉमी पे। यानी कि कहने का मतलब इसमें ये कहा जाता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उससे कहते हैं जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हीं को बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब है कि जो रिच लोग हैं वो रिचर बन जाते हैं और पुअर बिकम मोर पुअरर, यानी कि जो रिच लोग और पुअर के बीच में डिस्पैरिटीज़ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसी जो बाहर की कंपनीज आती है, जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं या ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनमें रिच लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पुअर नहीं कर सकते। इवन इससे नेगेटिव दूसरा ये लिख सकते हो कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो एमएनसीज़ के आने के कारण उनके स्टिफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती और वो शट डाउन हो जाती है। ये भी इसके नेगेटिव में डाल सकते हो। शायद मैंने यहाँ नोट्स में ये नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसके नेगेटिव में होगा, तो ये बात आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट की बात करें, अगर कल्चरल कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव, अच्छा इसका पॉजिटिव बताया नहीं क्या मैंने, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंस की। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो नेगेटिव क्या होता है, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा वर्ड जिसको मैंने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, होमोजिनाइजेशन क्या है और हेट्रोजिनाइजेशन क्या है। ये दो टर्म्स है जिनको मैं यहाँ पे इसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा बात यह है कि एक ये इम्पैक्ट पड़ा कि यूनिफॉर्म कल्चर स्प्रेड हुई है पूरी दुनिया में, से कल्चरल होमोजिनाइजेशन कहते हैं। होमोजिनाइजेशन का मतलब होता है एक ही यूनिफॉर्म या यूनिक कल्चर का स्प्रेड होना पूरी दुनिया में। जैसे वेस्टर्न कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। ये जो एग्जांपल है ये होमोजिनाइजेशन का है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे कहते हैं। दूसरा इससे ये होता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो एक तरह से इम्पोज करी जा रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। और अपने देख भी सकते हैं जैसे जो बर्गर है या ब्लू जीन्स है, ये कहते हैं लगभग हर एक सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का एग्जाम्पल है, यानी कि उनकी डोमिनेंस है। और तीसरा नेगेटिव में अपने लिखे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वेस्टर्न कल्चर के आने से या वेस्टर्न कल्चर के इम्पोज होने से या उसके डोमिनेंस के कारण एक कंट्री की या एक रीजन की जो लोकल ट्रेडिशनल कल्चर है, जिसको अपन बोलते हैं कि जो उसको बोलते हैं कि कल्चरल हेरिटेज है, वो डिक्लाइन होती जा रही है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और पॉजिटिव की बात करें तो सिंपल सी बात है, लोगों के पास चॉइस बढ़ जाएगी। भाई लोगों की चॉइस एंड लार्ज होती है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो फूड की हो चाहे वो क्लोथिंग की हो, तो चॉइस एंड लार्ज होती है। और इसमें होमोजिनाइजेशन का अगर अपने नेगेटिव वाली बात डालें यहाँ पे कि हेट्रोजिनाइजेशन देखने को मिलता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ती है तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर वो दूसरी कंट्री की कल्चर डोमिनेंस करें, कहते हैं वो इसकी चॉइस को बढ़ा देता है। यानी कि डिफरेंट कल्चर आपस में मिल के एक कल्चर की चॉइस को आपको इंक्रीज करती है, जिस कंडीशन को हेट्रोजिनाइजेशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंट कल्चर आपस में मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपने देख सकते हैं कि जो ब्लू जीन्स है वो एग्जांपल है अमेरिका का, लेकिन ब्लू जीन्स के ऊपर खादी कुर्ता पहनना वो इंडिया का है। तो ये एक तरह से कहते हैं आपकी चॉइस को एनलार्ज कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि इससे चॉइस तो एनलार्ज हुई है, चाहे खाने की हो चाहे कपड़ों की हो, अपने हर एक सोसाइटी में ये इंपैक्ट देख सकते हैं। तो ये एक इसका पॉजिटिव आप लिख सकते हो। और इसके अलावा सिंपल सी बात है, जो पहला पॉइंट बड़ा आसान सा मैंने बताया कि सम टाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एनलार्ज द चॉइस और मॉडिफाई ओवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन। यानी कि हमारे ट्रेडिशन को खत्म किए बिना कहते हैं हमारी सिंपली वो चॉइस कई बार बढ़ा देते हैं, जैसे वो एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया। तो ये इसकी पॉजिटिव बातें हैं। अब एक टॉपिक हमारा आता है कि ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस क्यों करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका यही है कि कॉन्सिक्वेंसी क्या है ग्लोबलाइजेशन के। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर बात करते हैं एक और टॉपिक की, तो वो है कि ग्लोबलाइजेशन का विरोध क्यों करा जाता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाकी कंट्रीज हो। कई कंट्रीज में खासतौर से अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उन्हीं के द्वारा विरोध करा जाता है। डेवलप्ड कंट्री कभी विरोध करेगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, इंपोर्ट कम करती है, तो उनको तो हमेशा बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इसका विरोध क्यों करा जाता है मेनली, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इसका विरोध करने के पीछे सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है
कि वही जो सभी में आपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी वाले पॉइंट पढ़े हैं ना, चाहे तो वो आप सीधे के सीधे लिख दो अगर किसी को याद करने में तकलीफ हो रही है कि नए पॉइंट कैसे याद करूं यार, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी वाले पॉइंट लिखे ना वो सारे विरोध के कारण है। जैसे इसमें पहला आ गया ना कि पॉलिटिकली क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट, कि ये स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की पावर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। दूसरा इकोनॉमिकली देखें तो दे वांट अ रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म एट लीस्ट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए भी विरोध करा जाता है क्योंकि वो सेल्फ रिलेंट होनी जाती है कुछ कंट्रीज़ की, हम दूसरे पे डिपेंड ना रहे, और साथ ही साथ में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन भी देना चाहती है बाहर की एमएनसी कंपनी से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बनाई हुई है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो ओल्ड एज्ड वैल्यूज़ है या जिनको अपने बोलते हैं ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हार्म करती है। जैसे किसी कंट्री के ऊपर, जैसे अपने इंडिया के अंदर अपने नीचे मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा कि वैलेंटाइन डे का आना ये हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है कि 7 दिन के अंदर आपका रिश्ता जुड़ के ख़त्म भी हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कल्चर को ख़त्म करता जा रहा है। आगे और भी आएगा, इसके अलावा अपने पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं अगर अपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जुड़ रहे हैं तो कई बार डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है डेवलप्ड के ऊपर। तो अगर कोई भी ऐसी एडवर्स कंडीशन उस डेवलप्ड कंट्री के साथ हो जाए या वो वॉर हो जाए तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा फिर, क्योंकि वो अगर उस कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है यानी कि डेवलप्ड का जिससे वो ट्रेड कर रही है, तो वो उस टाइम पे उससे कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं खरीद पाएगी ना। इसके अलावा सिंपल सी बात है, 1919 की बात करें तो क्या कहा जाता है कि WTO के ऊपर प्रोटेस्ट करा गया, WTO की मीटिंग के ऊपर। क्यों प्रोटेस्ट किया गया? कहा जाता है कि WTO जो भी कहते पॉलिसीज़ बनाती है वो अनफेयर पॉलिसीज़ है, क्योंकि उसमें मेनली किसकी चलती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की चलती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं क्योंकि फंड ही उसमें ज़्यादा वही देते हैं, तो ये भी इसलिए भी इसका विरोध करा जाता है। इसके अलावा एक फॉर्म बना जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जिनके अंदर सारे एक साथ आते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, लेबर हो गए, यूथ हो गए, वोमेन हो गए, ये सब कहते कहीं ना कहीं इस जो ग्लोबलाइजेशन है इसका अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कहीं ना कहीं कि इससे एमएनसी के आने से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूमन राइट पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वगैरह उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो लेफ्ट विंग होती है किसी भी गवर्नमेंट की, सोसाइटी की या कंट्री की, लेफ्ट विंग जो लेफ्ट विंग उसको बोलते हैं, यानी कि वो लीडर या वो लोग जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए और गवर्नमेंट इक्वालिटी के बेसिस पे सभी के लिए काम करे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर की कोई कंपनी आके रूल कर रही है और उसमें रिच लोग हैं उन्हीं की डोमिनेंस चलती है, तो वो लोग भी इसका अपोज करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। ये कुछ एक पॉइंट आपको रटने वाली कोई भी मतलब नीड है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, सिंपल सी बातें हैं जिनको अगर एक बार आप सुन के भी चले जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। अब आगे बात है इंडिया रेजिस्टेंस क्यों करा जाता है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में, तो सिंपल सी बात है, सेम वही रीज़न है, सेम वही बातें हैं जो ऊपर पड़ गए। जैसे इंडिया का सोशल फॉर्म बना हुआ है वो प्रोटेस्ट करता है खासतौर से लेफ्ट विंग पार्टी कि भाई ये जो आती है लिबरलाइज इकोनॉमी आती है, इससे कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी खासतौर से पुअर लोगों के ऊपर, वो और ज़्यादा पॉवर्टी में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका विरोध इसलिए भी करा जाता है कि कहा जाता है कि हमारे ऊपर जो फॉरेन कल्चर है वो डोमिनेंस कर रही है, जैसे कि फॉरेन टेलीविजन चैनल हमारी केबल नेटवर्क पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं जिनका हमारी कल्चर के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता है। और सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे हो गया, ये भी कहते हैं हमारी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। और सबसे बड़ा जो अपोज करा जाता है बहुत सारी जगह, हालांकि अब तो ये कम हो गया है लेकिन फिर भी कुछ हद तक देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्नाइजेशन जो ड्रेस सिस्टम आ गया है, जो खास तौर से कहते हैं गर्ल्स स्टूडेंट स्कूल और कॉलेजेस में पहनते हैं, तो इसका बहुत सारे जो अपने ऐसे बोल सकते हैं जो कंजर्वेटिज्म टाइप के लोग होते हैं या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कहते हैं हमारी कल्चर क्या होती है, खत्म होती है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। आई होप एक छोटी सी वीडियो जो लगभग 18 मिनट की है जिसमें मैंने कंप्लीट आपको चैप्टर कराया, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। किसी भी मेरी छोटी बहन, किसी भी मेरे छोटे भाई को PDF चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।